अब देखिए बच्चों, यहाँ पर व्यंजन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन। जो वर्ण मुख के विभिन्न अंगों के पारस्परिक स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये इस प्रकार हैं। देखिए, ये 5 वर्ग दिए गए हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों के 5-5 अलग अलग व्यंजन हैं। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और अंग्या खाली। इसी प्रकार च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ और अइयाँ खाली। फिर ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और अन खाली। इसी प्रकार फिर त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। ये जो 25 व्यंजन हैं, इन 25 व्यंजनों का समूह जो होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे का पूरी तरह स्पर्श नहीं करते। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। तो देखिए बच्चों, 4 प्रकार के व्यंजन हैं जो कि अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जो इस प्रकार हैं य, र, ल और व। अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर ऊष्म यानी कि गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स और है। ये 4 व्यंजन हैं जो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके पश्चात आगे दिया है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्णों के अनेक भेद होते हैं। इन भेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले कंठ है। कंठ है मतलब जो गले से संबंधित होता है। कंठ गले को बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है यानी कि गले से होता है, उन्हें कंठ बोलते हैं। उन्हें कंठ कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग्या खाली और है। ये 6 के 6 कंठ व्यंजन हैं। इसके बाद तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। बच्चों, तालु क्या होता है? आपके गले में एक छोटी सी फफूंदी सी लटकी रहती है, ऊपर छोटी सी खाल लटकी रहती है आपके हलक में ऊपर की तरफ, उसे तालु बोलते हैं। तो इसमें च, छ, ज, झ, अइयाँ खाली, य, श, ये सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन होते हैं। अभी आता है मूर्धन्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। अब बच्चों, मूर्धा क्या होती है? आपके जो जिसे हम आम भाषा में हलक बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है जिस पर जीभ ऊपर लगती है, मुख का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे मूर्धा बोलते हैं। इसमें ट, ठ, ड, ढ, न, अण, र, श मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है दंत्य। दंत्य मतलब दांत से संबंधित। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सभी दंत्य व्यंजन होते हैं। इसके बाद ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब होठ से संबंधित। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ यानी होठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ्य व्यंजन है। अब इसके बाद नासिक्य। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें नासिक्य कहते हैं। नासिक्य में 5 व्यंजन आते हैं। सबसे पहले अंग्या खाली, फिर अइयाँ खाली, उसके बाद अन खाली, फिर न और मैं। ये 5 व्यंजन नासिक्य व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण नासिका यानी कि नाक से होता है। अब इसके बाद दंतोष्ठ है। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ यानी होठों से, दांतों से और होठों से होता है उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। वह दंतोष्ठ व्यंजन है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। अब देखिए, सांस लेने की, सांस की जो हवा होती है, सांस की हवा, उसके आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं।
पहला भेद है अल्पप्राण और दूसरा भेद है महाप्राण। अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय, उच्चारण का मतलब बोलते समय, और श्वास वायु सांस लेने में जो हवा बाहर निकलती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। उनमें आते हैं कै खे अंग्या खाली, चे जय अइयाँ खाली, टे डे अणे खाली, ते दे ने, पे बे में, ये रे ले वे। ये सभी अल्पप्राण व्यंजन हैं। इनको बोलने में बहुत कम वायु बाहर निकलती है। अब इसके बाद आते हैं महाप्राण, जिन्हें बोलने में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण करने में उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे खे, घे, छे, झे, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे, शे, से, है। इसमें ये महाप्राण होते हैं। अब इसके बाद देखिए स्वतंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। स्वरतंत्री में श्वास कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे अघोष व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वरतंत्री में कंपन नहीं होता, उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन में जो व्यंजन आते हैं वे हैं कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, शे, से अघोष व्यंजन है। यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहले दो दो व्यंजन, कै वर्ग के भी दो व्यंजन लिए गए हैं, चे वर्ग के भी दो व्यंजन हैं, इसी प्रकार टे वर्ग के दो व्यंजन हैं, फिर तय वर्ग के दो व्यंजन हैं और फिर पे वर्ग के दो व्यंजन हैं, और ऊष्म व्यंजन में से तीनों के तीनों शय लिए गए हैं। ये सभी मिलाकर अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अभी देखिए सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, यानी कि उनको बोलते समय कंपन सा फील होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ग, घ, अंग्या खाली, ज, झ, अइयाँ खाली, ड, ढ, अणे खाली, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। ये सभी सघोष व्यंजन हैं। ये भी देखिए अपने अपने वर्ग के बाद के तीन तीन व्यंजन इसमें लिए गए हैं। ये कै वर्ग के तीन व्यंजन हैं, ये चे वर्ग के तीन व्यंजन हैं, ये टे वर्ग के तीन व्यंजन हैं, फिर ये तय वर्ग के तीन व्यंजन हैं, और ये प वर्ग के तीन व्यंजन हैं। और उसके बाद य, र, ल, व, यानी चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंदर हैं, और ह। ये सभी व्यंजन मिलकर बनते हैं सघोष व्यंजन। अभी देखिए इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अक्षर, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, इन्हीं को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो बहुत खास बात है, इसका ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन ही संयुक्ताक्षर भी होते हैं। अब देखिए अक्षय की बात करें तो ये किस किस से मिलके बना है? ये क यानी कि स्वर रहित क से और स्वर रहित श से और बाद में अ, इन तीनों से मिलकर बना है क्षय। इसी प्रकार त्रय में आधा तय, आधा रे और अ, इन तीनों से मिलकर बनता है त्रय। ज्ञ, आधा जय और आधा अइयाँ खाली, इनसे मिलके और फिर अ से मिलके बनता है ज्ञ। श्रेय, इसमें श जमा र आधा होते हैं दोनों, और फिर अ इसमें स्वर जुड़ा होता है, जिसके कारण इनकी ध्वनि निकलती है। अक्षय से जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं कक्षा, रक्षक, क्षत्रिय, शिक्षा, भक्षक, किसी तरह कितने भी आप शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार त्रय से बनने वाले शब्द हैं मित्र, पत्र, सर्वत्र, ठीक है ना, सूत्र, गायत्री, बहुत सारे शब्द इससे बन जाते हैं आदि। फिर ज्ञ से बनने वाले शब्द ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञात, आज्ञा, विज्ञापन। श्र से बनने वाले शब्द हैं श्रम, परिश्रमी, विश्राम, श्रीमान, श्रीमती आदि। ये शब्द हमारे इनसे बनते हैं। अब आगे पढ़ते हैं।
अन्य व्यंजनों के भी संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु इन वर्णों के रूप बदलकर निश्चित हो गए हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है। हिंदी में इनके अतिरिक्त भी अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे आधा द और ध, आधा क और त, आधा द और य, आधा स और व, आधा द और व आदि। इनसे भी मिलकर शब्द बनते हैं। द्वित्व व्यंजन, एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, आपने देखा होगा आधा क और पूरा क से मिलके भी फिर शब्द में प्रयोग होते हैं, जैसे पक्का, मुक्का, छक्का, इस प्रकार के शब्दों में आधा क और फिर पूरा क दोनों आते हैं। इसी प्रकार म, सम्मान, अम्मी, मम्मा, बहुत सारे शब्द इस तरह से बनते हैं। इसी प्रकार है देखिए न, जैसे कि गन्ना, मुन्ना, चवन्नी, अठन्नी, इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं जिनमें द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग होता है। देखिए त और त, कुत्ता, गत्ता, भत्ता, इस प्रकार के शब्दों में प्रयोग होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब देखिए र के विभिन्न रूप, र को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। सबसे पहले पदेन। पदेन क्या होता है, पदेन की कौन सी मात्रा होती है? देखिए आपने देखा होगा कुछ व्यंजनों के नीचे ये जो मात्रा तिरछी लगी होती है, ये पदेन की मात्रा कहलाती है बच्चों। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित र के साथ संयुक्त होता है तब उसका यह रूप लिखा जाता है। जैसे प्रसार, क्रम, समुद्र, उग्र, प्रकार, बहुत सारे इस तरह के शब्द होते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि इसमें जिस भी व्यंजन के नीचे ये र लगता है वो व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है, और ये र जो होता है वो हमेशा पूरा होता है, यानी कि वो स्वर सहित होता है। अब देखिए ट वर्ग के साथ यह पदेन र का एक नया आकार ले लेता है ट वर्ग में, जिसमें कि ट, ठ, ड, ढ, इन चारों व्यंजनों के साथ जब र लगता है तो ये र नीचे इस तरह से लगता है, तब यह नए रूप में लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर, ड्रम आदि। जो शब्द नीचे से, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, इन व्यंजनों में ये जो र पदेन की मात्रा लगती है वो इस प्रकार से लगती है। अब आते हैं रैफ की मात्रा। जब स्वर रहित र किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो उसे व्यंजन के ऊपर इस क्रम में, इस रूप में लिखा जाता है। अभी देखिए यहाँ पर जो र है वो स्वर रहित बताया गया, यानी कि उस र में अ नहीं जुड़ा है, वो र आधा है। जब आधा र किसी व्यंजन के साथ होता है, बोला जाता है, तो वो अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे कि धर्म, तो इसमें म से पहले इस र की आवाज़ आ रही है, ये र जो है आधा है जो ऊपर लग रहा है, और वो म पूरा है। धर्म, हर्ष, आदर्श, कर्म, सुकर्म आदि, इसे ही रैफ कहते हैं। जो ऊपर की मात्रा लगती है ये, इसको हम रैफ की मात्रा बोलते हैं बच्चों। अभी देखिए आगत ध्वनियाँ। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में नुक्ता युक्त दो ध्वनियों ज़ और फ को शामिल किया गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आता है। जैसे सजा, सजाना, सज़ा, दंड। सजा का मतलब होता है, अर्थ होता है सजाना, और सज़ा का अर्थ होता है दंड देना, दंड। फ़न का अर्थ होता है सांप का फन, ठीक है। और फन कहते हैं एक हुनर को, जिसे इंग्लिश में टैलेंट बोला जाता है। अब देखिए आगे है वर्ण विच्छेद। शब्दों को उनकी ध्वनियों यानी कि वर्णों में तोड़कर लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि कामना। कामना शब्द में कितनी ध्वनि आई हैं? सबसे पहले हम का देखेंगे तो का में जो क है वो स्वर रहित है, उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है, तब बना है का। फिर म में कोई स्वर नहीं, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन स्वर है क्योंकि म पूरा है। जब भी कोई व्यंजन पूरा लिखा जाएगा तो इसका मतलब उसमें अ जुड़ा हुआ है, और यदि किसी व्यंजन पे मात्रा है तो वो उसका स्वर हमें लिख देना है।
इसी प्रकार विकास, देखिए व पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा दिख रही है, तो व को हमें स्वर रहित रखना है और उसके पीछे स्वर दिखाना है, हमें जो मात्रा लगी है उसी का स्वर दिखाना है। फिर क में आ लगा है और स में ए, जिसमें मात्रा नहीं दिख रही है उसमें हमें ए लगाना है। अब देखिए लक्ष्य, इसमें जो हमारा अक्षय है वो आधा दिखाई दे रहा है, तो ल तो पूरा है, ल में तो आ जाएगा, लेकिन अक्षय में क आधा क और आधा शय तो आएगा, लेकिन बाद में जो अ आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये आधा है। जो भी व्यंजन आधा होगा उसमें स्वर दिखाई नहीं देगा, ना ही उसमें हमें स्वर लिखना है। यहाँ पर यह पूरा है तो यह में अ भी आएगा। चिन्ह, चिन्ह में देखिए ह जो है वो पहले ही दिखाई दे रहा है हमें कि वो आधा है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत से भी पहचान होती है कि वो व्यंजन आधा है, तो हमें उस व्यंजन को आधा ही रखना है, उसके बाद अ नहीं लगाना है। और फिर न पूरा है। कार्यकर्म, देखिए कार्यकर्म दिया गया है एक शब्द यहाँ पर, तो कै में आ स्वर जुड़ा हुआ है, उसके बाद जिसके ऊपर ये जो मात्रा लग रही है रैफ की मात्रा, ये हमने बताया था आपको पहले ही बोलती है और बाद में लगती है, तो जो रै पहले बोलेगा इसलिए पहले हमने रै लगा लिया, लेकिन ये जो रै होता है जो रैफ की मात्रा में होता है ये आधा होता है, इसलिए इसके बाद में अ नहीं आता। फिर यह अ, क्योंकि यह पूरा है तो यह में स्वर आ गया। इसके बाद देखिए क्रम, क्रम में जो क है वो आधा है, इसलिए उसके बाद अ नहीं लगाएंगे, उसके बाद र आएगा, र पूरा होता है तो र के साथ ए आएगा। क्रम और म में मैं पूरा है तो मैं के साथ भी ए आ जाएगा। इसी प्रकार आश्रम, देखिए शब्द, आश्रम शब्द में पहले तो स्वर आ ही गया है, आ जमा श्रेय, श्रेय किससे बनेगा, श्रेय बनेगा श से और र से, और पूरा है तो हम इसमें आ भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे श्रेय है ना, उसमें कोई मात्रा तो नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे आ बनेगा ना कि आ, इसे हम आ बना लेते हैं। आश्रम, मैं पूरा है तो मैं भी ए स्वर लगेगा। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको वर्ण विच्छेद बताया, अब वर्ण विच्छेद के बाद हम आपको बताते हैं वर्ण संयोजन करना। शब्द के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। अभी हमने वर्ण विच्छेद किया था, वर्णों को तोड़कर लिखा था, अब यहाँ पर हमें वर्णों को जोड़कर लिखना है, मिलाकर लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है श उ, तो ये शू हो जाएगा, श पे छोटा उ लगेगा। फिर द ध, तो यानी कि द आधा है और ध पूरा है, इसके बाद में अ दिखाई देगा, स्वर दिखाई देगा, वो पूरा होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है आशीर्वाद, आ गया सबसे पहले, फिर श पे बड़ी की मात्रा लग रही है तो श बड़ी की मात्रा हो जाएगी। फिर र आधा है, उसके बाद पूरा व है, वहाँ पे आ की मात्रा है, तो यानी कि र जो है वो कैसी मात्रा बन जाएगी, रैफ की मात्रा बन जाएगी आ के ऊपर। और फिर द, देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हुई है, आशीर्वाद में द के बाद इन्होंने यहाँ पर आ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर है आएगा। यस, ठीक है, इसे सही कर लें। अब यहाँ पर है प्रार्थना, पहले प्रा में जो प है वो स्वर रहित है, लेकिन र जो है वो स्वर सहित है, र में आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये बना प्रार्थना। अब ये थ के ऊपर जो र है ये रैफ की मात्रा है, इसमें ये जो र होता है आधा होता है, स्वर रहित होता है, लेकिन थ पूरा है, थ में स्वर जुड़ा हुआ है। प्रार्थना, ना में इस तरह से बनेगा, न के आगे आ स्वर जुड़ा हुआ है। फिर है संचार, से स्वर रहित है, और यहाँ पर देखिए कौन सा हुआ है, यहाँ पर अइयाँ खाली आया है। अइयाँ खाली क्यों आया है, क्योंकि इसके बाद में जो वर्ण आया है, जो व्यंजन है वो च है, और च वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो अइयाँ खाली होता है, और वही उससे पहले लगाया जाता है। यहाँ पर आया है संचार, अब यहाँ पे चार हो गया, देखिए च में आ जुड़ा हुआ है, र में अ, संचार। यहाँ पर बच्चों इन्होंने अ छोड़ दिया है, स्वर नहीं लिखा, क्योंकि स यहाँ पे पूरा है, स के ऊपर अंक की बिंदी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अ भी आएगा। इस प्रकार, और फिर इस यहाँ पर लगेगा संचार। अब है निश्चित, न पे छोटी ई है इसलिए
न के साथ में छोटी ई लगाएंगे। फिर श है, श के बाद कोई इन्होंने कोई स्वर नहीं दिया तो श हमारा आधा रहेगा। फिर च पे इन्होंने च के बाद स्वर दिया है छोटी ई, इसलिए च पे छोटी की मात्रा लगेगी निश्चित, और त के साथ में ए है तो ये पूरा शब्द बन जाएगा निश्चित। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी आज बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठन कार्य पूर्ण हुआ। अब आपको इस पाठ का जो आओ दोहराए लिखा हुआ है ये कार्य आपको पढ़ना है अच्छे से।